हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी जो है 10 क्लास हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखें तो वहां से क्या करिएगा, आप जाइएगा चैनल पे, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सारा वीडियो आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका सारा पीडीएफ क्या करिएगा कि वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग जो है कि ऑलरेडी जो है पढ़ लिए हैं। किसका पढ़ लिए हैं? तो बिहार का जो बिहार स्पेशल होता है वो भी पढ़ लिए। वहां से क्या है कि एक दो क्लास बाकी है, वो हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी वीक में वो खत्म हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल खत्म हो चुका है और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास का आज हम लोग 11वां क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज से जो हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में शुरू करने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य जो है मगध के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है मगध का इसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ था मौर्य साम्राज्य के समय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य जो था कब से कब तक चला था। तो आपको याद रखना है कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इसका साम्राज्य रहा था मगध में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि आखिर में मौर्य साम्राज्य में पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें साहित्यिक स्रोत पढ़ना है, जूनागढ़ अभिलेख पढ़ना है, अशोक का अभिलेख पढ़ना है, अशोक के शिलालेख और उसके विषय ये पढ़ना है, और अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख पढ़ना है, और अशोक के लघु शिलालेख, और मौर्य के उत्पत्ति। मौर्य के उत्पत्ति के बारे में हमेशा क्या होता है कि मतभेद बना रहता है। कोई बोलता है कि राजपूत थे, कोई बोलता है कि शूद्र है। तो ये कहाँ से कैसे कैसे जानकारी मिलता है ये भी हम लोग को देख लेना है। और राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास में जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक इतिहास कैसा था, उसमें सामाजिक आर्थिक कैसा कैसा विभाग था, कैसे कैसे वो उस समय चलता था। मौर्य साम्राज्य के समय सामाजिक कैसा स्थिति था, आर्थिक स्थिति कैसा था, राजनीतिक स्थिति कैसा था, इसी में सब कुछ क्या होता है कि हम लोग को पढ़ना होता है। जिसमें हम लोग अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंबिसार के बारे में सब बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो होता है कि मेन टॉपिक होता है, और इतना जो है आज हम लोग क्या करेंगे कि कवर कर लेंगे। और बाकी का 2 से 3 क्लास में क्या होगा कि मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा, छोटा छोटा क्लास रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग क्या करते हैं कि साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि आखिर में मौर्य साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ था। तो आपसे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था, कि इसका स्थापना किया गया था। और किसको मारकर किया गया था? तो आपको याद रखना कि धनानंद जो नंद वंश के शासक था उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया। और इसमें मदद कौन किए थे? तो आपको याद रखना है कि चाणक्य। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या थे कि गुरु थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और चाणक्य जो थे इनको और भी नाम से कौन कौन नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि विष्णुगुप्त भी इनको बोला जाता था और कौटिल्य भी बोला जाता था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और विष्णुगुप्त जो थे इनका बचपन का नाम था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मौर्य वंश का कैसे स्थापना हुआ ये तो हम लोग देख लिए हैं, और भी बाकी जो डिटेल्स में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब देखेंगे तब वहां हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले आता है आपको अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य के द्वारा ही लिखा गया है, जिनको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि अर्थशास्त्र आखिर में क्या चीज का बुक था। तो ये मत समझिएगा कि एक इकोनॉमिक्स का बुक था। ये जो था बुक क्या चीज का था? राज्य व्यवस्था का बुक था, जो मौर्य वंश के राज्य व्यवस्था के विस्तृत जानकारी देता है। और ये 15 अधिकरणों में विभाजित था। ये बार बार पूछते भी रहता है कि कितने अधिकरणों में विभाजित था। तो आपको याद रखना कि 15 अधिकरणों में विभाजित था। और इस बुक में राज्य के 7 अंगों का वर्णन भी मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिसमें कौन कौन सा है? तो आपको 7 अंग कौन कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है कि स्वामी जिसको हम लोग राजा बोलते थे, अमात्य जिसको मंत्री, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग, जनपद। ठीक है, जैसे कि अभी पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के 3 भाग है। जैसे कौन कौन है? तो लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट। तो ठीक उसी तरीका से उस समय जो था कि कौन कौन सा राज्य का अंग होता था, तो उस समय 7 अंग होता था, अभी 3 अंग होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? तो उस समय राजा था, मंत्री था, मित्र था, सेना था, कोष था, दुर्ग था और जनपद था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक इटली का मैकियावेली नामक एक इंसान था। ठीक है,
15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और ये क्या थे कि एक राजनीतिज्ञ थे और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था द प्रिंस। इनको मरने के बाद 5 साल के बाद ये क्या हुआ था कि बुक जारी हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और द प्रिंस जो बुक था क्या था कि ये भी एक राजनीतिक बुक था, मतलब कि ये भी एक क्या बुक था तो राज व्यवस्था पे लिखा हुआ था। इसी का तुलना किया जाता है किससे, तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र से, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का तुलना किससे किया जाता है तो द प्रिंस से। और द प्रिंस किनके द्वारा लिखा गया था तो मैकियावेली से। और ये क्या थे कि जो फ्लोरेंस नामक एक क्या था कि जनपद था इटली में, उसका क्या थे तो एक क्या थे कर्मचारी थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पूछ लेता है कभी कभी कि अर्थशास्त्र जो है किस रूप में लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है गद्य रूप में लिखा हुआ है। गद्य किसको बोलते हैं, पद किसको बोलते हैं, तो हम लोग हिंदी जब पढ़ते थे तो वहां देखते थे कि जब कविता के रूप में लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो पद रूप बोलते हैं, और गद्य किसको बोलते हैं तो जो कहानी के रूप में लिखा रहता है उसको हम लोग पद रूप बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना है कि ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये भी बात आपको ध्यान में इतना रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं मुद्रा राक्षस के बारे में। तो मुद्रा राक्षस से सबसे पहले सवाल ये बनता है कि आखिर में मुद्रा राक्षस जो है किनके द्वारा लिखा गया। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ से क्या जानकारी मिलता है तो आपको याद रखना है कि नंद वंश का पतन के बारे में जानकारी मिलता है और साथ ही साथ मौर्य वंश का उत्थान की जानकारी मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इसमें याद क्या रखना है कि विशाख दत्त के द्वारा ये लिखा गया है मुद्रा राक्षस, और इसमें जानकारी क्या मिलता है तो मौर्य वंश का उत्थान का मिलता है और नंद वंश का पतन जानकारी मिलता है। एक इंडिका बुक के बारे में हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि इंडिका जो है किनके द्वारा लिखा गया था। इंडिका बुक में क्या क्या जानकारी मिलता है तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। यूनान के क्या थे कि एक राजदूत थे और ये यूनान से इसलिए यहाँ पर भेजे गए थे कि यूनान के राजा इनको बोले कि जाइए आप और वहां से जाकर मगध का जानकारी लेके आइए कि कैसे वहां पे प्रशासन चलता है, कैसा वहां पे समाज है, कैसा अर्थव्यवस्था है, कितना अच्छा जो चल रहा है, इतना अच्छा जो चल रहा है आखिर में कैसे चल रहा है। तो वो मेगास्थनीज जो थे इंडिया उस समय आए और इंडिया आने के बाद यहाँ परिस्थिति देखे और उस समय मौर्य वंश का क्या था कि शासन काल चल रहा था। और मौर्य वंश के शासन काल को देखे और एक बुक लिखे उसका नाम क्या था तो इंडिका पढ़ा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और उस बुक में क्या क्या जानकारी मिलता है तो आपको बताना है कि मौर्य काल के प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो किनके द्वारा लिखा गया था तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज के बारे में। तो हमेशा सवाल भी बनते रहता है कि मौर्य काल के प्रशासन के बारे में किस बुक से जानकारी मिलता है तो इंडिका बुक से मिलता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक जस्टिन नामक क्या थे कि यूनानी लेखक थे और जस्टिन ऐसा मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था कि पूरे भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे क्या किए थे कि विजय प्राप्त कर लिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक सिंहली साहित्य है, सिंहली साहित्य आपको बोले तो आपको याद रखना है कि सिंहली जो क्षेत्र पड़ता है किस क्षेत्र को बोलते हैं तो श्रीलंका वाले क्षेत्र को बोलते हैं। इस साहित्य में दो बुक था, दोनों बुक का नाम क्या था तो दीपवंश था और महावंश था। इसके अनुसार माना जाता है कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ पे किए थे तो श्रीलंका में किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख से हमेशा क्या होता है कि सवाल बनते रहता है। तो जूनागढ़ जो अभिलेख था रुद्रदामन के एक अभिलेख था जो संस्कृत में लिखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है। और इसमें साथ ही साथ क्या मिलता है कि मौर्य काल में क्या हुआ था कि एक सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। और इस झील का निर्माण किस समय हुआ था तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र के प्रांत में किया गया था। अरे क्यों किया गया था, क्योंकि सौराष्ट्र प्रांत में बहुत ज्यादा क्या होता था कि सिंचाई का प्रॉब्लम होता था, इसीलिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहां से प्राप्त होता है तो आपको प्राप्त होता है जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अशोक के अभिलेख जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश के लिए, हम लोग जानते हैं। और मौर्य वंश का बहुत ज्यादा जानकारी क्या होता है कि अशोक के अभिलेख से हम लोग को मिलता है। तो सबसे पहले याद रखना है क्या कि अशोक के इतिहास की जो जानकारी मिलती है कहां से मिलता है तो आपको बताना है कि अभिलेखों से मिलता है। और अशोक ऐसा पहला शासक थे जो अभिलेखों के द्वारा क्या किए थे कि अपनी प्रजा से सीधे संबोधित करने के लिए अभिलेख का स्थापना करवाया
करवाए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि अशोक के जो अभिलेख है कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है कि ये 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा बांटा गया, तो आपको सबसे पहले बताना है कि दीर्घ शिलालेख है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, तो लघु शिलालेख है। तीसरा कौन सा है, तो पृथक शिलालेख है। चौथा कौन सा है, तो दीर्घ स्तंभ लेख है। और पांचवा कौन सा है, तो आपको बताना है लघु स्तंभ लेख है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहता है, अशोक के अभिलेख कौन से भाषा में लिखा हुआ है, कौन सा भाषा जो है कि किस तरफ से किस तरफ लिखा रहता है, ये भी हम लोग से पूछते रहता है। तो ध्यान में रखना है कि अशोक के जो अभिलेख है ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक और ग्रीक लिपि में क्या है कि मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये पूछते रहता है कि ब्राह्मणी लिपि है जो किस साइड से किस साइड लिखाता है, तो आपको याद रखना है कि ये बाएं साइड से क्या होता है कि दाएं साइड लिखाता है। जैसे कि आपको याद रखना, अभी हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, ठीक उसी तरीका से रोमन अभी हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश वर्ड लिखते हैं, उसी तरीका से ब्राह्मणी लिपि लिखाता था। ठीक है, खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखाता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि उर्दू में जो लिखाता है वो क्या होता है कि दाएं से बाएं ओर लिखाता है, उस तरह से खरोष्ठी लिपि लिखा जाता था। ठीक है, अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं कौन से भाषा में प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है कि प्राकृत भाषा में सबसे ज्यादा क्या है कि इनका अभिलेख मिला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते रहता है कि अशोक के जो अभिलेख है उसमें उत्कीर्ण जो ब्राह्मणी लिपि है उनको सर्वप्रथम कौन पढ़े थे, तो आपको बताना है कि जेम्स प्रिंसपे एक ब्रिटिश अधिकारी थे, वो पढ़े थे। और एक कब पढ़े थे, तो आपको बताना है कि 1837 ईस्वी में पढ़े थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 1837 में, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक भारहू अभिलेख है, वहां से क्या है कि वहां से प्राप्त होता है कि अशोक ने स्वयं को क्या बोले थे, तो सम्राट घोषित किए थे और कहे थे। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। तो ये कौन से अभिलेख में प्राप्त होता है, तो भारहू अभिलेख है, जिसमें क्या प्राप्त होता है कि वो स्वयं को क्या बोले थे, तो सम्राट कहे थे। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए कि इनका जो अभिलेख है कौन कौन से भाषा में लिखा हो, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक और इनमें से सभी लिखा हो, तो आपको क्या मारना है वहां पर सभी। ऐसा ना सोचिएगा कि ब्राह्मणी लिपि में ही सिर्फ लिखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणी लिपि को ही हम लोग हमेशा जानते हैं, अरमाइक, ग्रीक के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि ये चारों लिपि में लिखा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो लिखा गया था किस में लिखा गया, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। तो अशोक के जो शिलालेख है और उनके विषय के बारे में हमेशा पूछते रहता है कि कौन कौन सा अभिलेख में, कौन कौन से शिलालेख में क्या क्या वर्णन दिया गया है, तो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो शिलालेख है, पहला शिलालेख में क्या बताया गया है, तो आपको याद रखना कि पशु वध को इसमें निषेध बोला गया है। मतलब कि जो जानवर है उसको हम लोग वध नहीं कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अभिलेख में पशु वध को क्या बोला गया है, मना किया गया है, तो आपको बताना है कि पहला शिलालेख में लिखा गया है। ठीक है, दूसरा शिलालेख जो है उसमें क्या बताया गया है, तो दूसरा शिलालेख का जो विषय है इसमें क्या है कि विदेशों में धर्म का प्रचार, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। विदेशों में धर्म जो क्या है कि बौद्ध धर्म का क्या करना कि प्रचार करना, और साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया है, तो मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा का उल्लेख बताया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तीसरा शिलालेख से क्या मिलता है, तो राजुक एवं युक्ति का क्या करना है कि नियुक्ति और अधिकारियों का क्या करना है कि 5 वर्षों पर राज्य का भ्रमण करने का आग्रह किया गया है। राजुक कौन होते थे, तो राजुक जो होते थे ग्रामीण क्षेत्र को जो देखभाल करने वाले होते थे ना, और ये जो युक्त कौन होते थे, तो युक्त जो होते थे राजस्व वसूली करने वाले, इनको नियुक्ति करना है। और जो अधिकारी होते थे बड़ा बड़ा अधिकारी, उनको 5 वर्ष पर क्या करना होता था, तो राज्य का भ्रमण करने का आग्रह किया गया। ऐसा क्यों किया गया, आपका राज्य है और उसमें आपका अधिकारी भ्रमण ही नहीं कर रहा है, तो उससे पता नहीं चलेगा कि आखिर में राज्य में हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है। जब घूमेगा तभी पता चलेगा कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये बताया गया है कहां से, तो आपको याद रखना है तीसरा शिलालेख से बताया गया है। चौथा शिलालेख में क्या बताया गया, तो आपको याद रखना कि धमो घोष का स्थापना करना है किसके जगह पे, तो भेरी घोष पर। भेरी घोष का मतलब क्या होता था, जहां पर क्या होता था कि जो युद्ध का जो नगाड़ा होता था ना, युद्ध मतलब कि करना है, युद्ध अब नहीं करना है, और युद्ध के जगह पर अब क्या करना है, तो धमो घोष मतलब कि अब क्या करना है कि धम के यात्रा पे चलना है। ये बात आपको ध्यान में रखना। हम लोग जानते हैं कि क्या किए थे कि कलिंग के युद्ध के बाद क्या कर दिए थे कि ये जो है युद्ध को त्याग दिए थे और साथ ही साथ ये धम के यात्रा पे चले आए थे। तो ये बात आपको याद रखना है, जो कहां से हम लोग को मिलता है, तो चौथा अभिलेख से मिलता है कि यहां से क्या करना है कि युद्ध को छोड़ देना और उसके स्थान पे क्या करना है कि धमो घोष का प्रतिपादन करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
पांचवा अभिलेख जो है वहां पर क्या होता है कि धम्म महामात्रों का नियुक्ति करना है। और छठा शिलालेख से क्या मिलता है, तो इसमें जो है जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। सातवां शिलालेख है जिसमें क्या बोला गया है कि अशोक के सभी धार्मिक जो मतों है उसके साथ क्या करना, निष्पक्षता रखना। मतलब कि सारे जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके सबके साथ क्या करना कि एक समान देखना है। ठीक है। और ये कौन सा शिलालेख में मिलता है, तो आपको याद रखना है कि सातवां शिलालेख मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आठवां शिलालेख जो है इसमें क्या माना गया है, इसमें इसका जो विषय क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि बोध गया का यात्रा किए थे अशोक, और साथ ही साथ क्या हुआ था कि बिहार के यात्रा के स्थान पे धम्म यात्रा का प्रतिपादन किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नवा शिलालेख जो है उसमें क्या बोला गया, तो सच्चे विद्वानों और शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। 10वां शिलालेख में क्या है कि अशोक के उद्यम और लक्ष्य धर्माचरण की श्रेष्ठता का घोषित किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 11वां शिलालेख जो है उसमें क्या है कि धम्म के तत्वों का प्रकाशन किया गया है। अब 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया है। ठीक है। 13वां जो शिलालेख है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ था कि कलिंग के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि धम्म की विजय की घोषणा हुआ था। ठीक है। जो हम लोग जानते हैं कलिंग वाला क्षेत्र कौन सा, अगर पूछ लेता है कि कभी कभी कि कलिंग का कौन सा क्षेत्र है, तो आपको बताना है कि जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना, उसी को हम लोग कलिंग का क्षेत्र बोलते थे। वहां पर क्या हुआ था कि बहुत युद्ध किए थे कौन, अशोक, और अशोक उसमें बहुत ज्यादा आदमी को मार दिए थे। ठीक है। वो रक्तपात देख के क्या किए थे कि इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। अरे फिर क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिए और फिर क्या किए कि धर्म का घोषणा किए, और उसके बाद विदेशों में जाकर जगह जगह पर जाकर क्या होने लगा कि धर्म का चर्चा करने लगे और प्रचार प्रसार करवाने लगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो कौन से अभिलेख में मिलता है, तो आपको याद रखना है 13वां शिलालेख में मिलता है। ये बात आपको याद में रखना है। ठीक है। 14वां शिलालेख के बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो क्या है कि पहले 13 शिलालेख का पुनर्वालोकन करना है, मतलब उसको देखना है, और साथ ही साथ क्या करना है कि अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेते की संज्ञा देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो 14 गो शिलालेख था। 14 शिलालेख में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि 13वां इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। साथ ही साथ आपका कौन सा है, 7वां भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है आपको याद रखना है कि तीसरा और पहला और चौथा याद रखना है हमेशा। इतना जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं एक जो है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख से भी क्वेश्चन बनते रहता है। तो इसका सबसे पहले पूछता है कि संख्या कितना है, तो आपको बताना है कि 7 है। ठीक है। लेकिन शिलालेख का संख्या कितना था, तो 14 था, और इसका कितना है, तो 7 है। ठीक है। और ये जो है 6 स्थानों से क्या है कि प्राप्त हुआ है। रामपुरवा, रामपुरवा कहाँ पे है, तो बिहार में है। दिल्ली तो हम लोग जानते हैं, दिल्ली के टोपरा जगह से भी मिला है। मेरठ, मेरठ कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। लौरिया, नंदगढ़ जो है आपका कहाँ पे है, तो नंदनगढ़ जो है आपको याद रखना है कि ये भी बिहार में है। और लौरिया अरेराज जो है ये भी जो कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि बिहार से ही है। ये आपका लौरिया अरेराज और लौरिया जो नंदनगढ़ जो है आपका बिहार में है, और ये रामपुरवा भी क्या है कि बिहार में ही है। ठीक है। कौशाम्बी जो है आपका प्रयाग। यहाँ से क्या हुआ कि 6 स्थान से जो है स्तंभ लेख जो है अभी तक प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अशोक के उत्तरी और पश्चिमी शिलालेख के बारे में। तो ये जो है आपको दिया रहेगा, इधर शिलालेख दिया रहेगा, इधर स्थान दिया रहेगा, और कौन से भाषा में लिखा हुआ है ये हमेशा पूछते रहता है। तो हम लोग तीनों जो है देख लेते हैं। आपका सबसे पहले जो है लमगान शिलालेख है, और ये कौन कहाँ पे मिला है, तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान में मिला है। अफगानिस्तान में कौन से स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको बताना है कि पुल ए दारुन नामक स्थान पे ये मिला है। जो कौन से भाषा में लिखा हुआ है, तो अरमाइक भाषा में लिखा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तक्षशिला जो शिलालेख है ये कहाँ पे मिला है, तक्षशिला पाकिस्तान में मिला है, और ये भी कौन से भाषा में लिखा हुआ है, तो अरमाइक भाषा में लिखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कंधार जो शिलालेख है ये कहाँ पे मिला है, तो ये भी अफगानिस्तान में मिला है। ठीक है। 2 अफगानिस्तान में, 1 पाकिस्तान में। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है कौन से भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है अरमाइक, यूनानी, ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कंधार वाला शिलालेख का। ठीक है। तो ये तीनों जो है उत्तरी पश्चिमी जो शिलालेख है इसको आपको जानकारी रखना है। ये हमेशा पूछते रहता है इसका भाषा के बारे में, और ये कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है ये। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं अशोक के जो लघु शिलालेख था वो वाला। तो अशोक के लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्थान है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है,
तो रूपनाथपुर, गुर्जरा और बुथनी, सीहोर नामक जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है अहरौरा, मिर्जापुर, मिर्जापुर देखे होंगे वेब सीरीज, वो जो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से भी प्राप्त हुआ है, जो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान से कौन सा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो बैराट, भारभू, जयपुर से प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक से कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पाल की गुड़जटिंग, रामेश्वरम जगह है, वहां से मिला है, और गोभी मठ, सनतनी मास्की, सब स्थान से कर्नाटक से मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश से कहां से मिला है, तो एरारगुड़ी से मिला है, रजुल मंडागरी से मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बिहार में कहां से मिला है लघु शिलालेख, तो आपको याद रखना है सासाराम, चंदनवीर की पहाड़ी है, वहां से मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में क्या होता है कि हमेशा जो है ये विवादास्पद बना रहता है। विवादास्पद का विषय है कि मौर्य, कोई बोलता है कि ये जो है क्षत्रिय हैं, कोई बोलते हैं कि शूद्र हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि कहां कहां से ऐसा जो है साक्ष्य मिलता है, क्योंकि यही हमेशा पूछते रहता है कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार क्या बोला गया है। महावंश के जो अभी हम लोग देखे थे कि एक बौद्ध शहीद था श्रीलंका का, उसमें क्या बोला गया, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार जो बोला गया कि ये एक क्या थे कि शूद्र थे, ठीक है। मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और एक क्या थे कि एक शूद्र थे। एक कहां से प्राप्त होता है, तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार से प्राप्त होता है, ठीक है। महावंश जो है बौद्ध साहित्य है, उसमें क्या बोला गया है कि एक क्षत्रिय थे। गोरखपुर में मौर्य लोग को क्या बोला जाता है, तो क्षत्रिय कुल में रखा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो कौन से साहित्य में मिलता है, तो महावंश में मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। परिशिष्टि प्रबंध जो है उसमें क्या बोला गया है कि मोर पालक का पुत्र थे। जो मोर होता है ना, पिकॉक, उसके क्या थे कि एक पुत्र थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो मोर पालने वाला जो जाति होता है उसका, ठीक है। मुद्रा राक्षस में क्या बोला गया है, तो बिरिसल का मतलब क्या होता है कि शूद्र वंश वाला, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। मुद्रा राक्षस किनके द्वारा लिखा गया, ये भी पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है विशाख दत्त के द्वारा, ठीक है। राजपूताना गजेटियर जो नामक एक बुक है, उसमें क्या लिखा गया है, तो राजपूत बोला गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मौर्य का जो उत्पत्ति है ये बहुत ज्यादा विवाद में बना रहता है, तो आपको याद रखना, और यहाँ से सवाल हमेशा बनाते रहता है, ठीक है। जैसे तो ऐसे तो माना जाता है कि जो भी विवाद का जो विषय होता है वहां से क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनर जो है क्या करता है कि वो बुक का नाम लिखकर क्या करता है, फिर वहां पर ऑप्शन बना देता है। तो ये बात आपको ध्यान में इतना रखना है। चलिए, तो कल जो है हम लोग क्या करेंगे कि राजनीतिक इतिहास इसका देखेंगे, और राजनीतिक इतिहास जो है वहीं से मौर्य वंश का मेन जो है हम लोग क्यों पढ़ना होता है, ठीक है। ये तो हम लोग जानकारी ले लिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज मिला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।